जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल SES क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा 2024 जो 27 अक्टूबर को लगा हुआ पेपर है, उसका सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाला जो PCS प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक पिछले सेट में करा दिए थे। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 31 नंबर से अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं। 31 नंबर में देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, अंगुत्तर निकाय से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। और दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो कौन से कथन असत्य हैं? तो ये कथन जो है दोनों सत्य हैं, क्योंकि दोनों के बारे में सही बताया गया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों जो हैं वो असत्य हैं। कौन से असत्य हैं? तो उपयुक्त दोनों। कौन से कथन असत्य हैं? तो उपयुक्त दोनों नहीं, सॉरी, उपयुक्त दोनों नहीं है, असत्य नहीं है, दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए हुए हैं। पहला कथन देखिए, बौद्ध धर्म में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। इन तीनों को प्रतहंता कहा गया है। और दूसरा कथन दिया है, अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। और तीसरा, जनता ने इन प्रतहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशु नाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया था। और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वो शैशनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो निम्न दिए हुए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कथनों पर विचार करके बताना है कौन से उत्तर सही होंगे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ये सभी जो कथन है वो सभी के सभी ठीक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, ऋषभ वेद को, ऑप्शन नंबर बी। जबकि महावीर स्वामी को जो 24वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, किसमें? 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही माना जाता है जैन धर्म का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है। तो क्या क्या है देखिए, पहला, मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था। तो ये 34 का और दूसरा दिया है, व्याकरणाचार्य पाणि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। तीसरा दिया हुआ है, जो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण के विंध्य पर्वत तक, पूर्व से चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? तो तीसरे का ठीक आंसर हो 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 34 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी जो कथन है वो सभी के सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न 35 नंबर पर देखिए, सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है। तो पहला देखिए, सिकंदर के आगमन, जो सिकंदर का आगमन था उसके आगमन से संबंधित क्या बोल रहा है कि सिकंदर के आगमन से पूर्व पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विजित कर कई इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। दूसरा, उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। और तीसरा दे रहा है, उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया, उसका छत्रप
पिथोन को बनाया था। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो ये जो 3 कथन दिए हैं, इन तीनों कथनों में कौन से सही हैं? तो हमें ठीक कौन सा आंसर हो जाएगा 35 का? तो जो उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो हमारे सही हो जाएंगे। उपयुक्त वाला डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही दिए हुए हैं। अगला 36 नंबर, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो बनी थी? तो कौन था? मोहम्मद गौरी, अशोक, महापद्मनंद या सिकंदर? तो मुस्लिम शासक इनमें से कौन सा था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो 36 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी जो था, इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 देखिए, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक केंद्र कौन था? सबसे अच्छा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या वल्लभी था? तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 38 नंबर देखिए, लोथल नामक स्थल, प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पर है? तो 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, कूट कूट दिए हुए हैं, ए और बी को पढ़कर नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए वाला क्या दिया? विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और बी इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये तो हमारे कथन हुए। अब कूट को पहचानना है, तो इन कूटों में कौन सा ठीक हो जाएगा? तो 39 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला ठीक हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं। तो जो 6वीं ईसा पूर्व के समय बहुत सारी उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि इस समय एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो था वो उदय हो रहा था। और इस समय क्यों उदय हो रहा था? क्योंकि उस समय जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी जटिलताएं आ चुकी थी, इस कारण इन धर्मों का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। तो ये दोनों कथन जो हैं वो ठीक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? जो गंगा अवतरण है उसका दृश्य कहाँ चित्रित है? तो इसका 40 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा मामल्लपुरम में क्या अवतरण, इस चित्र का अवतरण किया हुआ है। देखिए मामल्लपुरम मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दूर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है, और अब इसे महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मामल्लपुरम है यही महाबलीपुरम है। तो महाबलीपुरम भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप लोग याद रख सकते हैं महाबलीपुरम, ये मामल्लपुरम का ही दूसरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? 41 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जोनराज थे। कौन थे? जोनराज। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर शिलालेख के नाम दिए हैं और इधर स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। तो 42 में मिलान करना है। देखिए पहला शिलालेख दिया है गिरनार का शिलालेख। तो गिरनार का जो शिलालेख है वो गुजरात से संबंधित है, और धौली शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है? पुरी उड़ीसा से। और एरीगुड़ी शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है? तो एरीगुड़ी शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश से, और कालसी शिलालेख जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए जो जो युद्ध है, युद्ध का प्रारंभ कहाँ होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। तो इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका वर्णन जो मिलता है हमें ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। देखो अथर्ववेद में क्या क्या वर्णन और मिलता है? तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद भी बोला जाता है। जो अथर्ववेद है, कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद माना जाता है, सबसे नवीन वेद। और इसमें
जादू, टोना, टोटका से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अथर्ववेद में ही होती हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है और सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। तो लेकिन इसका ठीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर देखिए, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो जो टॉलमी फिलाडेल्फस ने किस दूत को भेजा था मौर्य दरबार में? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसने भेजा था डायनोसियस को। किसको? डायनोसियस को भेजा था। कहाँ भेजा था? मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक है, और ये अशोक के दरबार में आया था और इसने ये क्या किया था? हाँ, तो इसने ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो सही अवरोही क्रम क्या था? तो 45 नंबर में क्या होगा? सबसे बड़ा कौन? प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे जो जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? प्रादेशिक, राजुक और युक्त। ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 46 देखिए, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना, पहला कथन दिया है कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, तो ये तो ठीक दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? तो कितने कथन सत्य हैं? तो तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा, उपयुक्त चारों। अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इधर प्राचीन शब्द दिए हैं और ये संबंध दिया है। तो 47 में देखिए, सभा और समिति का संबंध, ये शब्द सभा और समिति दिए हुए हैं, तो इनका संबंध किससे था? तो ये राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? एक राजनीतिक संस्था। तो इसका तो ए वाला ठीक हो जाएगा। नीवी किसे कहते थे? तो आर्यों के वस्त्रों को नीवी बोला जाता था। जो आंतरिक वस्त्र होते थे ना आर्यों के, उन्हें नीवी बोला जाता था। दूसरा निष्क क्या होता था? तो निष्क एक प्रकार का आभूषण होता है, आभूषण। और करकरी किसे बोला जाता था? तो एक वाद्य यंत्र होता था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 48 नंबर में, निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पहचानना है। तो कथन हम पढ़ते हैं, देखिए 3 कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन में बोल रहा है अवंती जो है पश्चिम भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालव व मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर इस जनपद बना था। तो ये क्या हो जाएगा? ये ठीक क्या है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये तो ठीक है। और वैशाली जो है लिच्चियों की राजधानी थी। इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। तीसरा, सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में यह महाजनपद जो है स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो और चौथा जो दिया हुआ है गंधार, यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी इलाके में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इसमें से पूछा असत्य कौन सा है? तो असत्य पूछा है, असत्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 48 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ये वाला जो है हमारा असत्य हो जाएगा। वैशाली जो है लिच्छवियों की राजधानी थी और ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 49 देखिए, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हुए हैं, देखिए पहला कथन, गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान तथा कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। और दूसरा, गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य हुए हैं। तो इनमें से आपको विचार करना है और बताना कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 49 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए 49 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, उपयुक्त दोनों कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न नंबर 49 के बाद 50, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोलों की विशेषता बताना है प्रशासन की। तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन,
यानी जो चोल साम्राज्य था उसके प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो जो गांव थे वह स्वयं शासन करने योग्य थे, यानी स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन विशेषता थी। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 51 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इधर मौर्य शासन दिया है और इधर अधिकारी दिए हुए हैं, तो इनका मिलान करना है। देखिए तो मिलान करते हैं। देखिए अंतर्वैदिक, तो अंतर्वैदिक किसे कहते थे? हाँ, तो अंतर्वैदिक कौन सा प्रश्न नंबर 51 देखिए, अंतर्वैदिक क्या कहा जाता था अंतर्वैदिक को? तो अंतर्वैदिक जो होता था अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, अंतःपुर का अध्यक्ष। तो ए वाला ठीक हो जाएगा। समाहर्ता किसे कहते थे? समाहर्ता कहते थे आय का संग्रहकर्ता। और सन्निधाता जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, पौर होता था नगर का कोतवाल। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, 51 का सी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 52, मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ, और दूसरा दे रहा है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और तीसरा दे रहा है उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है। तो इनमें से कौन कौन से सही थे? तो इसका 52 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी जो थे वो सही हैं, ऑप्शन डी वाला ठीक होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 54 देखिए, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ठीक आंसर क्या होगा हमारा? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 55 देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो 55 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये है सामवेद से, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 56 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, हाँ प्रश्न नंबर 56 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 56 में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? कौन भौतिकवादी था? तो ये आपको दिए हुए इधर अजित केशक कम्बलेन जो मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट है, और बी पूरन कश्यप अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं, सी पकुच्छ कच्चायनन ये 7 तत्वों से नित्यावादी, और डी है मखली पुत्र घोषाल ये प्रत्येक का आधार नियति है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ए वाला ठीक हो जाएगा, अजित केशक केशम्बलेन जो था ये ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 57 देखिए, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो 57 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसे जाना जाता था होमो इरेक्टस और पिथेकैंथ्रोपस, यानी ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 58 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। इधर गंगा घाटी स्थल दिए हुए हैं और इधर गणराज्य दिए हुए हैं। तो कपिल वस्तु जो थी वो किस गणराज्य में था? तो कपिल वस्तु जो था वो शाक्य से संबंधित था, वैशाली लिच्छवियों से संबंधित कुशीनारा मल्लों की थी, और मिथिला विधेय। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न नंबर हमारा 59 नंबर, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। और तीसरा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तो पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?
सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 59 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा, तो 59 का ठीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो कथन है वो सही हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन कौन से कथन दिए हुए हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। दूसरा दिया है, ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्रमशः सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, रुद्रदामन को जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त नाम से संबोधित किया गया है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 60 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 देखिए, प्राचीन करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करों से संबंधित प्रश्न है। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। और तीसरा, अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है। तो उपयुक्त कूटों के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है हमें। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका 61 का ठीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 में देखिए, अशोक के राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी, यानी भू राजस्व की राशि को 1/6 से 1/8 कर दी, तो सही है। दूसरा, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त कथनों में ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न, अशोक के सारनाथ स्तंभ से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिया है पहला, सारनाथ स्तंभ जो धर्मचक्र प्रवर्तन का निर्माण अशोक ने कराया था, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी ठीक है। और तीसरा दिया है, मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 64, प्राचीन शतरंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शतरंज से संबंधित प्रश्न है। तो यह उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था, तो ये भी ठीक हो जाएगा पहला। दूसरा है, यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यू रचना का संस्कृत नाम है, तो ये भी ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है, ये गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ है, तो इसके ठीक आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची और इधर सेकंड सूची, तो इसमें 65 नंबर में देखिए, पाणिनि को किसने लिखा है, तो पाणिनि अष्टाध्यायी ने लिखी है। विशाख दत्त ने मुद्राराक्षस को लिखा है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला, बाण भट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 66, कालिदास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य को पहचानना है। असत्य को पहचानना है, तो देखिए, ए वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, तो ये सत्य है। दूसरा, वह चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक थे, ये भी सही है। अगला, चंद्रगुप्त ने उनको अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, तो ये भी ठीक है। क्या पूछा, असत्य, यही असत्य है। और डी वाला, उनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में मेघदूत और ऋतु संहारम प्रमुख हैं, तो ये भी सत्य है। तो असत्य कौन सा है, सी वाला असत्य है, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न 67 नंबर, मीमांसा दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मीमांसा दर्शन से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, उनसे आपको बताना है, कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 67 में देखिए, पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्य में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है, तो ये ठीक है। दूसरा, कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और तीसरा देखिए, जैमिनी ने
मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 68 देखिए, प्राचीन संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम काल से संबंधित प्रश्न आया है, तो देखिए कथन पढ़ते हैं। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। चलिए दूसरा, इनमें चोल, चेर और पांड्य और कदम्ब राजवंशों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी ठीक है। और 68 में और क्या पूछा है, कथनों पर विचार करना। चलिए अभी तीसरा, इनमें से मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचनाओं को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा गया है, तो कौन से कथन इसमें सत्य हैं। हाँ, तो इसमें ये दूसरा वाला जो है वो असत्य है, बाकी एक और तीन ये सत्य हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सत्य हैं, तो केवल एक और तीन सत्य हैं, बाकी ये जो है दूसरा वाला वो असत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 पर चोल वंश से संबंध में असत कथन को पहचानना है, तो असत कथन कौन सा होगा। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था, बी वाला ये पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, करिकाल ने उर्रैयर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, डी उर्रैयर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, तो असत्य कथन आपको पहचानना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 59 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है, ये पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ये बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा, राजेंद्र सेकंड ने की थी, ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर देखिए, कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया है। और दूसरा, 79 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ माना गया है। और तीसरा, इनकी राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर से एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। तो अगले प्रश्न नंबर 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। समुद्रगुप्त से संबंधित प्रश्न पूछा है 72 नंबर में, तो कौन सा असत्य कथन पहचानना है। तो लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, सही है। दूसरा, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित कई दूत दरबार में भेजा, ये भी ठीक है। और सी नंबर, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसने भारत में एक बौद्ध विहार का निर्माण की अनुमति दी जाए, तो ये भी ठीक है। समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहारों के निर्माण संबंधी अनुरोधों को स्वीकार किया था, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पहचानना है, तो 73 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 73 में असत्य कथन पहचानना है, तो कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान हीनयान में विभाजित हुआ, ये भी ठीक है। और सी नंबर दिया हुआ है, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की, ये भी ठीक है। कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की, तो ये वाला ठीक नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 74 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राजवंश और संस्थापक दिए हुए हैं 74 में, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गढ़वाल का कौन हो जाएगा, गढ़वाल का देखिए चंद्रदेव है, जेजा भुक्ति नन्नुक, और द्वार समुद्र होयसाल विष्णुवर्धन, और वारंगल काकतीय के वेद प्रथम, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। और ये इसके बाद हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सकें, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।